हेलो दोस्तों, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? एक अस्थमा जो है एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। रेस्पिरेशन यानी जो अपनी श्वसन तंत्र है उससे रिलेटेड एक डिजीज होती है और एक क्रोनिक भी हो सकती है और अक्यूट भी ये डिजीज देखने को अपन को मिल सकती है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है अस्थमा की। देखो, अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अस्थमा एक क्या है? क्रोनिक है। क्रोनिक यानी बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग। स्वेलिंग हो जाती है इसमें। किसकी हो जाती है स्वेलिंग? वो आगे पढ़ेंगे। ऑफ एयरवे। एयरवे यानी जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ से अपन हवा लेते हैं अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, तो वो क्या होता है? एयरवे होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है ऑफ एयरवे की, कोज्ड बाय जो कि किसके कारण होती है? एलर्जिक रेस्पॉन्स के कारण होती है। एलर्जी, कोई भी एलर्जी हो गई उसके कारण देखने को मिलती है। और ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में कोई भी एलर्जी हो गई उसके रेस्पॉन्स से जो ये अस्थमा है यानी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ये देखने को मिलती है। रिजल्टिंग इन, जिसके कारण रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयरवे ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसमें क्या होता है? जो एयरवे होता है वो क्या हो जाता है? रिवर्सिबल यानी रिवर्स यानी वापस क्या हो सकता है? वह जैसे कि नेरो है तो नेरो से वापस क्या हो सकता है? वापस उसका जो एयरवे है वो ओपन हो सकता है। तो रिवर्सिबल है ये जो एयरवे नेरोइंग हो रहा है वो रिवर्सिबल हो सकता है ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब स्पाज्म, जो ब्रोंकियल मसल्स है वो क्या हो गई? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, वो सक्रिय हो गई, जिसके कारण जो एयरवे है वो नेरो हो गया, सकड़ा हो गया, और उसके कारण हवा जो है प्रॉपर नहीं जा पाएगी अपने अंदर लंग्स में। और अगर हवाएं अंदर नहीं जा पाएगी तो अपन सांस कैसे लेंगे? तो सांस वही पूरी जो मैकेनिज्म है ऑक्सीजन और CO2 के कारण चलती है, तो वह जिसकी उसे ही अपन क्या कहते हैं? अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा में क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कि एलर्जिक रेस्पॉन्स के कारण होती है, ब्रोंकाई के। और ये एक रिवर्सिबल, जिसमें क्या होता है? नेरो हो जाता है एयरवे। एयरवे क्या होता है? नेरो हो जाता है और इसमें ब्रोंको स्पाज्म देखने को मिलता है। ब्रोंकियल मसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट देखने को मिलती है। कंजेशन होता है। कंजेशन, ब्रोंको कंजेशन यानी कंजेशन का मतलब होता है जमा होना। अब किसका जमा हो जाता है? यहाँ पर म्यूकस जम जाता है। कहाँ पर म्यूकस जम जाता है? जो अपना एयरवे है वहाँ पर म्यूकस जम जाए, उसके कारण अपन को अस्थमा देखने को मिल सकता है। थिकनिंग ऑफ वाल ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की जो वाल है वो थिक हो जाए, मोटी हो जाए। अगर वो मोटी होगी तो जो एयरवे होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन होने से हवा जो है प्रॉपर नहीं जा पाएगी। तो ये कारण हो सकता है। और अगला जो कारण है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। वही आ गया कंजेशन। कंजेशन में भी वही होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का अक्यूमुलेट हो जाना, म्यूकस, बहुत सारा म्यूकस वहाँ पर जम जाए तो उसके कारण क्या हो सकता है? अस्थमा देखने को मिल सकता है। और रिकरेंट अटैकिंग ऑफ डिस्पनिया और विजनिंग, जिसमें रिकरेंट बार बार में क्या हो सकता है? अटैक आ सकता है। किसका? डिस्पनिया का। डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो सकती है फिर, या फिर विजिंग। विजिंग यानी गड़गड़ाहट की आवाज आ सकती है। जब आप सांस लोगे तो उसमें गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। तो ये क्या है? सिम्टम्स है अस्थमा के। तो अस्थमा में कुछ नहीं है। अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें एलर्जिक रेस्पॉन्स के कारण जो एयरवे होता है वो नेरो हो जाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, और जो ब्रोंकाई की वाल है वो थिक हो जाती है और म्यूकस का अकुमुलेशन हो जाता है। यही क्या है? अस्थमा है। अब अपन बात करते हैं कोजेज या इटायोलॉजी, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो कि अस्थमा कोज करते हैं। तो दे आर सम फैक्टर जो कि विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा, अस्थमा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखते हैं, पहला जो फैक्टर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल चेंज इन टेम्परेचर, मोस्टली कोल्ड एयर। देखो, टेम्परेचर चेंज हो जाए या फिर कोल्ड एयर यानी ठंडी एयर जो है उसके कारण अपना देखने को मिल सकता है क्या? अस्थमा। चेंज इन ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर के कारण ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं अस्थमा कोज करने का। अगला जो आता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स। एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि इरिटेट कर देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो अपनी एयरवे है उसको, जैसे कि सिगरेट हो गया, सिगरेट पीने से। इंडस्ट्रियल स्मोक हो गया, ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये क्या करते हैं? इरिटेट कर देते हैं एयरवे को, जिसके कारण अस्थमा देखने को मिल सकता है। एलर्जन इनहालेशन, कोई भी एलर्जी कोज करने वाले जो एलर्जन होते हैं वो उनको आप इनहेल कर लो, जैसे कि फूड ट्रीटेड विद सल्फेट, बियर, वाइन एटेक्स्ट्रा में आप एलर्जन हो सकता है उनको इनहेल कर लो आप। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स एंड परफ्यूम्स, कोई परफ्यूम्स हो गया, ऑर्डर से कुछ अलग ही जो बदबू खुशबू हो गई वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जिसके कारण इरिटेंट देखने को मिल सकता है। स्ट्रेस, इमोशनल अपसेट, स्ट्रेस में भी क्या देखने को मिल सकता है? अस्थमा हो सकता है स्ट्रेस के कारण। और मेडिकेशन के कारण भी अस्थमा देखने को मिल सकता है। यदि आप एनसेड यानी नॉन जो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती है, ये मेडिकेशन अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो या फिर जब ठीक है तो उसके कारण भी अस्थमा देखने को मिल सकता है। या फिर बीटा ब्लॉकर हो गई, ये भी क्या कर सकते हैं? अस्थमा कोज कर। और अब अपन बात करते हैं टाइप्स की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं अस्थमा के। तो दो टाइप्स के अस्थमा देखने को मिल सकता है। पहला जो होता है एलर्जिक होता है, दूसरा होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है। तो जो एलर्जिक अस्थमा होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? कॉमनली ओकर इन चाइल्डहुड,
जो चाइल्डहुड जो बच्चे होते हैं उनमें एलर्जिक अस्थमा देखने को मिल सकता है, यानी एलर्जी के कारण होने वाला अस्थमा, उसे एक्सटेंसिव अस्थमा भी कहते हैं। इंट्रेंसिक अस्थमा नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है, जो कि कॉमनली ओकर अबाउट 35 ईयर ऑफ एज। जो 35 ईयर ऑफ एज के जो लोग हैं उनमें देखने को मिल सकता है, उनके आसपास के लोगों को नॉन एलर्जिक अस्थमा देखने को मिल सकता है। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो कि अस्थमा के पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। विजिंग, वही गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। कफ ऑल नाइट एंड अर्ली इन मॉर्निंग, ऑल नाइट्स, पूरी रात आपको कफ देखने को मिल सकता है। कफ यानी जो कखार होता है उसे क्या कहते हैं, ककारा, उसको हिंदी भाषा में वो कफ कह सकते हो, ठीक है। ऑल नाइट अर्ली इन मॉर्निंग, सुबह देखने को मिल सकता है। चेस्ट टाइटनेस ये भी डिसोपनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपायरेशन हो सकता है। हाइपोक्सीमिया यानी ब्लड में किसकी कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, या फिर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। ब्रोंकाई हो सकता है साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम पे साउंड आना। अटैक ऑफ अस्थमा मे बी फ्यू मिनट्स हॉर्स, या फिर अटैक आ सकता है अस्थमा का कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए भी। तो ये क्या हो सकता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि किस प्रकार कोज होता है अस्थमा। तो पहला अकॉर्डिंग टू टाइप्स के अनुसार अगर अपन बात करें तो पहला जो टाइप आता है वो आता है एलर्जिक अस्थमा। तो एलर्जिक अस्थमा एक कुछ नहीं है, एलर्जिक एंटीजन कोई भी आ गया, उसके कारण क्या होगी, आईजी जो एंटीबॉडी है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अब देखो एलर्जिक, तो इसमें दो बता रखे, पहला ये है, दूसरा ये है। तो जो पहला पहले अपन उसको देखते हैं। तो कोई भी एलर्जी आया, कोई भी एंटीजन आया, उसके कारण मास्ट सेल अपनी बॉडी में पाई जाती है। वो मास्ट सेल क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। मास्ट सेल क्या करेगी, केमिकल मेडिएटर रिलीज करेगी, हिस्टामिन, साइटोकाइनिन्स, ल्यूकोट्रिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो ये पहली फेज़ है। दूसरी फेज़ में बात करें तो आईजी एंटीबॉडी अपनी बॉडी में पाई जाती है। आईजी एंटीबॉडी के कारण बेसोफिल जो होगी वो क्या होगी, एक्टिवेट होगी, और उससे क्या होगा, रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, केमिकल मेडिएटर रिलीज होंगे, हिस्टामिन, साइटोकाइन्स, ल्यूकोट्रिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और जिसके कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्ट होते अस्थमा क्या हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट यानी ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब नेरो हो जाएगा, एयरवे नेरो हो जाएगा, और उसके कारण डिसपनिया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ जाएगी। तो ये क्या होता है, पूरा एलर्जिक जो अस्थमा होता है उसमें देखने को मिलता है। एलर्जी एंटीजन के कारण मास्ट सेल एक्टिवेट हो गई, इधर आईजी एंटीबॉडी के कारण बेसोफिल एक्टिवेट हो गई, उसके उन्होंने क्या किया, केमिकल मेडिएटर रिलीज कर दिया, और हिस्टामिन, साइटोकाइनिन्स, ल्यूकोट्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और जिसके कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिला, और उससे डिसपनिया हो गया, और अपन को एलर्जिक अस्थमा देखने को मिल रहा है। अब अपन बात करते हैं दूसरे अस्थमा की, वो है नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक जो अस्थमा है उसे इंट्रिंसिक अस्थमा कहते हैं हम। इट बिगिंस विद द बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स। ये सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के कारण देखने को मिल सकता है अपन को। तो पहला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन हो गया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट होते ही रिलीज हो जाएगा एसिटाइलकोलिन। एसीएच जो है वो क्या होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो ये रिलीज हो जाएगा। इसके कारण रिलीज होने के कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होने से सिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट हो जाएगा, तो उसके कारण स्टिमुलेट ऑफ अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा जो एड्रिनर्जिक जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, जो अपने ब्रोंकाई है वहाँ पर पाया जाता है अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, वो स्टिमुलेट हो जाएगा। वो स्टिमुलेट होते ही ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होते वही अस्थमा कोज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, नॉन एलर्जिक अस्थमा देखने को मिलता है। तो अपन अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि किस प्रकार डायग्नोस करेंगे, किस प्रकार पता लगाएंगे किसी व्यक्ति के अस्थमा है। तो पहला आता है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपके फैमिली में किसी व्यक्ति के अस्थमा तो नहीं था पहले। स्पायरोमीटर से आप उसके मुंह में क्या करोगे, स्पायरोमीटर को लगाएंगे, उससे पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति का अस्थमा है या नहीं है। अगला है ABG आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, जिसमें हाइपोक्सीमिया, इंक्रीज PCO2 एसिडोसिस अपन उसमें चेक करेंगे। चेस्ट एक्सरे करेंगे फॉर हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स के जो हाइपर इन्फ्लामेट हो जाए लंग्स में, कौन सी उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या होगी, इन्फ्लेट हो गई, तो उसके कारण चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ठीक है। और लास्ट में है अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड, जो विजिंग साउंड हो रहे हैं उनको अस्कल्टेट करेंगे, जिससे पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति के अस्थमा है। अब देखते हैं अपन मेडिकल मैनेजमेंट, कौन कौन से मैनेजमेंट कर सकते हैं अपन मेडिकल की तरफ से, कौन कौन सी दवाइयाँ ड्रग्स देके कि अस्थमा को अच्छी तरह से क्योर किया जाए। तो पहली जो ड्रग आती है वो आती है ब्रोंको डायलेटर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले दी जाती है ब्रोंको डायलेटर। क्योंकि देखो अस्थमा में अपन ने पढ़ा है कि ब्रोंकियल क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, सकड़ी हो गई, तो आपको ब्रोंको डायलेटर देना पड़ेगा। इसे बीटा एगोनिस्ट भी कहा जाता है। दे कॉज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल बाय स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर।
ये क्या करता है, वाइड कर देता है, वाइड यानी चौड़ा कर देता है एयरवे को बाय रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके, बाय स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं गले में या फिर जो ब्रोंकाई है वहाँ पर, तो उनको क्या कर देता है, ये उनकी जो स्टिमुलेट कर देता है उनको, तो उसके कारण स्मूथ मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और एयरवे वाइड हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल है सालब्यूटामोल, 4-म्यूट्रोल एंड एल्ब्यूट्रोल। ये क्या होता है, एग्जाम्पल होता है किसका, ब्रोंकोडायलेटर का। अगला जो आता है जेंथिन डेरिवेटिव्स एग्जाम्पल, जेंथिन्स जो होता है मिथाइल जेंथिन्स डेरिवेटिव्स होते हैं ये, इसमें थियोफाइलिन आता है, डेरिफाइलिन आता है, अमाइनोफाइलिन आता है। अब आता है एंटीकोलिनर्जिक, जो एंटीकोलिनर्जिक होता है, द एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज डिस्क्रिएशन ऑफ म्यूकस। देखो ब्रोंकोडायलेटर ब्रोंकियल को डायलेट कर देगा, मेथाइलजेंथिन जो है वो भी क्या करेगा, वही ब्रोंकियल को डायलेट करेगा, लेकिन जो एंटीकोलिनर्जिक है वो क्या करेगा, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स तो करेगा, यानी ब्रोंकियल को डायलेट करा देगा, लेकिन उसके साथ ये डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस के सिक्रेशन को भी कम कर देगा, जिसके कारण म्यूकस वहाँ पर जमा नहीं होगा और एयरवे अच्छी तरह से चलता रहेगा। एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन करने का काम करता है। एग्जाम्पल एपिट्रोपियम, एट्रोपिन सल्फेट न्यूबुलाइजर होता है, ये उसके यूज किया जाता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक होता है ये कोर्टिकोस्टेरॉइड। एग्जाम्पल है मिथाइल प्रेडिनोसोलोन, बीटा मेथासोन। बीटा मेथासोन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो कि क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेशन एंड एंटी एलर्जन। ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्रीन बाय ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ल्यूकोट्रीन क्या है, ल्यूकोट्रीन एक क्या है, अस्थमा की तरह ये सिम्टम्स लाता है, यानी ये क्या करता है, ब्रोंकियल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, म्यूकस को सिक्रेट कराने का काम ज़्यादा कर देता है, इन्फ्लामेशन करने का काम करता है। तो आपको ल्यूकोट्रीन को रोकना पड़ेगा, एंटागोनिस्ट यानी उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो ल्यूकोट्रीन को रोकने के लिए ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दी जाती है, जिसमें सबसे मेन है मोंटेलुकास्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन्स पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं ल्यूकोट्रीन को, उनको ब्लॉक करने का काम करता है कौन, ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि उसका एग्जांपल है मोंटेलुकास्ट एंड जेफिर ल्यूकास्ट। अगला आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जो कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो है वो मास्ट सेल पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, यानी मास्ट सेल जो क्या करती है, डीग्रेनुलेशन करती है, डीग्रेनुलेशन करने का काम करती है कौन, मास्ट सेल, जिससे जो मेडिएटर्स हैं हिस्टामिन्स हो गया वो रिलीज होते हैं। लेकिन जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है वो क्या करेंगे, जो मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन करिए उसको डिक्रीज कर देंगे, उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे। अब उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो गई तो क्या होगा, वही नहीं होगा जो अस्थमा में हो रहा था, वो चीज़ नहीं होगी, तो अस्थमा क्योर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है क्रोमोलाइन सोडियम। ठीक है, अब अगला आता है नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे अपन, असेस करेंगे क्लिनिकल साइंस ऑफ एयरवे डिस्ट्रेस ऑफ